ये देखें जी, ये ओसोफेजल वेरिसेस है। ये राइट ये वेरिसेस क्या है? हमारी ये वेन्स है, द कंडीशन डायलेट, जब वेन डायलेट हो जाती है एंड स्वेलो हो जाती है तो वेन्स को वेरिसेस कहेंगे। जैसे वेरिकोज हो जाती है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में वेरिकोज, यहाँ ओसोफेगस में हम इसको वेरिसेस कहते हैं। वेरिसेस बेसिकली कंडीशन क्या है, यहाँ वेन जो थी उस वेन डायलेट होगी, फैल गई प्रेशर की वजह से, और या वो स्वेल होगी। अब ये वेरिसेस बनती क्यों है? हमारी वेरिसेस को पहले समझें, ये बनती क्यों है, फिर आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। वेरिसेस तब बनती हैं कि आपकी जो पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन जब लिवर में जाती है, पोर्टल वेन कहाँ से आती है? पोर्टल वेन आती है आपकी आंतों से, वहाँ से शाख निकलती है, आपकी स्प्लीन से निकलती है, आपकी उससे निकलती है, गॉल ब्लैडर से निकलती है, पेंक्रियास से निकलती है। ये निकल के बड़ी ब्रांच बनाती है और जाके लिवर में जाके खुलती है। इसका काम ये है कि इसे 70% 75% ब्लड लेके जाती है लिवर में। दूसरा, लिवर में ब्लड आने का जो सोर्स है वो हेपेटिक आर्टरीज के जरिए आता है, वो 25% आता है। ये आंतों से मुख्तलिफ जगह से बहुत सारे जो आपके जो होता है उसको क्या खुराक है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये बाकी जगहों से लेके लिवर में जाके, अच्छा फिर आपने ड्रग्स जो ली, कोई दवाई आपने ली, वो आंतों से वो भी उठा के ये लेके जाता है ब्लड। उसको क्या करता है, एक तो काबिल अमल बनाता है लिवर, या फिर उसको डिटॉक्सिफाइड करता है। कुछ हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके डाइट के, वो वहाँ एब्जॉर्ब करता है लिवर और डिटॉक्सिफाइड करता है। ब्लड को ये इस काबिल बना के लिवर भेजता है हेपेटिक वेन के जरिए हार्ट में, ताकि कोई इन्फेक्शन को यहाँ मारने की कोशिश करता है लिवर। बहुत सारे यहाँ प्रोसेस होते हैं, ये पूरा ब्लड यहाँ प्रोसेस होता है? हाँ, मेटाबॉलिज्म यहाँ प्रोसेस होके फिर हेपेटिक वेन के जरिए जाता है, फिर वहाँ ऑक्सीजन जाके लंग से लेता है, फिर सर्कुलेशन में जाता है। तो सर्कुलेशन में जाने से पहले लिवर यहाँ इसकी सारी कांट चांट ये वो सारी करके, अब होता है क्या है, जब लिवर सुकड़ जाता है, सिरोसिस हो जाता है, तो ये तो पूरा पीछे से नाला आ रहा है ना, और आगे लिवर पहले बड़े साइज का था, अब उसके अंदर वो इतना था तो अब इतना हो गया, अब उसके अंदर जगह नहीं ब्लड फ्लो करने की, तो ये क्या करेगा, बैक प्रेशर मारेगा। जब बैक प्रेशर मारेगा तो ये ओसोफेगस की तरफ जितनी वेन्स है, ये वेन्स फिर वो प्रेशर की वजह से फैल जाएगी और उसके अंदर ब्लड बढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्लड जब बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये ब्लीड करेगी। समझ आ गया मैकेनिज्म? तो ये पहले वेरिसेस, जब वेरिसेस ब्लीड करेगी तो ये समझ लें जब लिवर सिरोसिस का पेशेंट होगा। और दूसरा काज इसका क्या हो सकता है कि जो आपकी जो पोर्टल वेन है इसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो सकता है। थ्रोम्बोसिस होगा तब भी ब्लॉकेज हो गई ना, तो फिर बैक प्रेशर मारेगा। अब ये दो काम करता है, एक तो वेरिसेस बनाएगा, दूसरा पेट में पानी पड़ेगा कि वो उसमें से रिसना शुरू हो जाता है, यूं गुब्बारे की तरह फूल जाएगी और वहां से रिसना शुरू हो जाएगा। तो समझ आई वेरिसेस? अक्सर नाम आपने सुना होगा कि लोग ओ जी वेरिसेस बैंडेज करवाई जाती है, किसको? हेपेटाइटिस का मरीज होगा, लिवर सिरोसिस को, तो वो एलोपैथिक वाले क्या करते हैं, इसको एक बैंडेज मिलता है, वो इसके ऊपर इसको बैंडेज करके इसको बंद कर देते हैं और फिर कुछ हिस्सा दूसरे फिर कर जाता है, फिर उसको बैंडेज लगाते हैं। एक तो हमारे पास ये सोर्स है कि हम फौरी तौर पर फास्फोरस इसको रोकेगी,
ब्लीडिंग को। 4 नाम की एक डोज दें, ये वेरिसिस की ब्लीडिंग को रोक देगी और क्रोटेलस इसको रोक देगी। हेमामेलस रोकेगी। हेमामेलस की ब्लीडिंग किसकी होगी? वेनस ब्लीडिंग होगी, ये याद। हेमामेलस की ब्लीडिंग कौन सी होगी? वीनस ब्लीडिंग होगी। लेक्सिस की ब्लीडिंग वीनस भी है और आर्टरी की भी ब्लीडिंग है, ये याद रखें। आपने क्या करना है, यहां ब्लीडिंग के लिए फास्फोरस देंगे, क्रोटेलस देंगे, हेमामेलस देंगे। ये ब्लीडिंग हमने यहां रोकनी है, लेकिन हमने काम क्या करना है? हमने लिवर पे काम करना है, हमने थ्रोम्बोसिस पे काम करना है। आगे ना समझ? इसको तो हमने फिर कल ब्लीड करेगी। प्रेशर तो मौजूद है, प्रेशर तो मौजूद है ना। हमने लिवर सिरोसिस पे काम करना। ये फास्फोरस लिवर सिरोसिस पे भी काम करेगी, क्रोटेलस लिवर सिरोसिस पे भी काम करेगी। वेरिसिस जब आ जाएंगी तो आपको जहन में रखना चाहिए कि वेरिसिस आ गई हैं तो इसका मतलब है कि लिवर के अंदर एक और भी सिंड्रोम है जो यहाँ ग्रोथ कर देता है, वो भी। लेकिन 2 मेन सोर्स हैं इसके, 2 मेन सोर्स हैं, एक लिवर सिरोसिस और एक थ्रोम्बोसिस। जब थ्रोम्बोसिस होगा तो ये बैक प्रेशर इस पे पड़ेगा और ये फूलेंगी, फूलेंगी तो इनके अंदर ब्लड होगा और ये फिर जब बिल्कुल पतली वेन्स हो जाएगी वेरिसिस तो फिर ब्लीड कर जाएगी। ठीक हो गया जी। इसके साथ एक और है यहाँ, इसके साथ एक और है, इसको क्या कहेंगे? मेलरी वियस, मेलरी वियस, ये मेलरी वियस टीयर। अब ये भी, ये देखें इधर से यहां ब्लीडिंग हो रही है, ये कब ब्लीडिंग होगी? ये रैप्चर हो जाएगी, ये वेसल्स रैप्चर हो जाएगा। कब रैप्चर हो जाएगा? जब आप वोमिटिंग करेंगे किसी वजह से, जब आप कफ करेंगे, बार बार कफ करेंगे तो ये फट जाएगा, ये और ब्लीडिंग होगी, ये और ब्लीडिंग। किसका? जो ब्लड फ्लो होता है वो कम होता है, जिसमें हम वो मैन कॉजेज रिकमेंड किए हैं। एक है लिवर सिरोसिस, लिवर का सुकड़ जाना, और सेकंड का जो है वो थ्रोम्बोसिस है, क्लॉट का हो जाना। अर्निका आप क्लॉट पे दे सकते हैं, आप ओथ्रोप क्लॉट पे दे सकते हैं, आप क्लॉट पे तो अर्निका बहुत कॉमन दवाई है। और आप पे हमने तो क्लॉट पे बड़ा काम किया है, हमने तो आपको कहा है कि वहाँ आप अर्निका दे सकते हैं, आप वहाँ जलसीम दे सकते हैं, आप वहाँ चूँकि जलसी में बहुत बड़ी क्लॉट डिज़ोल्व करने की दवाई है कि जब आपकी वाइटलिटी उस क्लॉट को वहाँ से रिमूव करेगी। वो तो मेरा जो मैंने लेक्चर दिया हुआ उसका ब्रेन का स्ट्रोक का, उसमें हमने क्लॉट को बड़ा डिटेल डिस्कस किया हुआ है। तो हमारा काम यह है कि इस वेरिसिस को यहाँ रोक देना और उसके बाद हमने दो जगहों पे काम करना है। अगर सिरोसिस है तो सिरोसिस पे काम करना है, और अगर क्लॉट है तो फिर उस क्लॉट पे काम करना है। थ्रोम्बोस क्या होता है? किसी खून का जम जाना, दिस इज द थ्रोम्बोस। इसको आप क्लॉट भी कह सकते हैं। अब ये जो रैप्चर होती है ये होता है क्या? मोलर वेज, मोलरी वेज। यहाँ खांसी जब बंदा करता है तो स्पाज्मोटिक कफ है, चाहे वो किसी वजह से भी है, तो जोर जब लगाता है तो जोर लगाने से ये रैप्चर हो जाती है ब्लीडिंग। तो उसकी क्या होगा? उसकी काज ही डिफरेंट हो। बंदा क्या जी मैंने उल्टी की है, बार बार मैंने उल्टियां की हैं तो मुझे ब्लीड कर गया, या बार बार मैंने खांसी की है तो ब्लीड हो गया। तो हम क्या करेंगे? यहाँ आप वही दवाइयां भी दे सकते हैं, लेकिन हमने उसकी कफ रोकनी है, हमने उसकी वॉमिटिंग रोकनी है। ठीक हो गया जी। अब आपको यहां देखें ना, ये अल्सर बने हुए हैं,
स्टोमक के अंदर, ये देखा है? इसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। ये गैस्ट्रिक अल्सर है, ये भी ब्लीड कर जाता है। ये गैस्ट्रिक अल्सर है और ये हेमोरेजिक अल्सर है। एक अल्सर का और था, वो कहाँ छोड़ा आपने? वो अब स्लाइड खा गए। एक है, एक स्लाइड, हाँ अल्सर, हाँ है स्लाइड एक और है, वो मैं ज़रा। और ये जब गैस्ट्राइटिस होता है अल्सर, तो ये फिर ये लेयर देखें हार्ड होके यूं हो जाती है और फिर ये यूं हो जाती है जब अल्सर जख्म बनता है। देखें ना, ये है हमारे पास स्लाइड में रखा हुआ मैंने, ये आ गया। ये नॉर्मल है स्टमक, ये इन्फ्लेम्ड है, ये नॉर्मल है। ये जो कोलुमिनर सेल की ये एपिथेलियल लेयर बनी हुई है, ये नॉर्मल है। अब जब गैस्ट्राइटिस होगा तो ये देखें, ये हार्ड हो जाएगी और फिर सीधी होगी ये, और ये इन्फ्लेमेट एरिया है। अब जब ज़ख्म हो जाएगा तो ये सारा उड़ के ये आ गया। ठीक हो गया जी? ये नहीं, ये जो एच पेलोरी है, जहाँ स्टोमक के अंदर अल्सर है, एच पेलोरी गैस्ट्रिक पेन से लेके स्टोमक के कैंसर तक बनाती है। एच पेलोरी हम पहले करते थे, यहाँ स्टोमक अल्सर में फास्फोरस बड़ा अच्छा काम करती है, यूरेनियम नाइट्रेट कम करती है, जेरेनियम है वो काम करती है, और एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है वो काम करता है, और कैडमियम सल्फ है वो काम करता है। लेकिन जब से हमने एच पेलोरी का इस्तेमाल किया ना, तो ये अगर फर्ज करें फास्फोरस 10% रिजल्ट देती है तो ये 70-80 पे चला गया। सल्फ्यूरिक एसिड अगर 10% 20% केसेस में काम करता था तो ये 80-90 पे चला गया। तो हमें नक्स के बाद एच पेलोरी का इस्तेमाल करके फिर आप इंडिकेटेड दवाई फास्फोरस दे देंगे, आप बिस्मिथ दे देंगे, ये सारी जो है ना पेप्टिक अल्सर की मेडिसिन हैं। और वापस स्लाइड पे आ जाए, ठीक है जी। लेकिन इसमें हमारे हाथ ये 5-6 साल 7 साल से पहले, ये 2016 की बात है, उसके बाद से जब से एच पेलोरी में BHMS कर रहे थे, हमने उसमें इसको पढ़ा, तो मैंने ये नसोड़ वहाँ से UK से मंगाया और हमने इसका इस्तेमाल शुरू किया। हमने बेशुमार रिज़ल्ट इससे लिए स्टोमक के। ये स्टोमक का इतना खूबसूरत अच्छा नसोड़ हमें मिला है कि इसने बेशुमार केसेस ठीक किए। और आपका जो है ना जो केसेस एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे हम, और ये बाद दफ़ा आपका जो है ना मैंने देखा है कि एच पेलोरी अगर टेस्ट में नहीं भी आ रहा, तो चूंकि प्रूविंग इसकी क्या है ना कि आपका जो गैस्ट्रिक ट्रबल है उसको उड़ाता है ये उसके टिश्यूज़ को, तो ये वैसे भी वहाँ काम करती है, ये वैसे भी काम करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको एच पेलोरी पॉजिटिव भी हो, इसने वैसे भी काम करना। जैसे ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर आंतों की टीबी हो, हम बेसिलियम से वैसे भी काम लेते हैं ना, इसी तरह हम इससे भी काम लेते हैं। अब ये ड्यूडेनम है, ये वाली, ठीक है जी, यहाँ भी अल्सर बना हुआ है, ये जगह देखा है ना। अब ये स्मॉल इंस्टेंट शुरू हो गई है, जहाँ फिर बड़ी आंत शुरू होकर ये आ रही है। अब इसके अंदर ये जगह आपने जो देखी है ना, ये वाली, यहाँ ये इस्कीमिक होगी, ये डेड होगी,
जब डेड हो गया तो ये छोटी छोटी आपको ये कैपिलरी इसमें से निकलती हैं। ये देखा है आपने? इसको कहते हैं इस्कीमिक बाउल डिजीज, वो डिजीज जो किसी एरिया को डेथ कर देती है। यहाँ आप जो काम करेंगे तो फिर यहाँ आप कार्सिनोसन का सहारा लेंगे, फिर यहाँ आप बेसिलिनियम का सहारा लेंगे, फिर चूंकि ये नेक्रोसिस हो गया है तो एच पेलोरी दे के आप फास्फोरस का इस्तेमाल करेंगे, और फिर इसको दूर करने के लिए, जो नेक्रोसिस को ठीक करने के लिए प्लम्बोमेट का इस्तेमाल होगा या ओपियम का इस्तेमाल होगा। ये देखें ना, इसने ऑब्स्ट्रक्शन कर दी हाथ बिल्कुल। अब वो बाद दफ़ा इसको सर्जरी करके यहाँ हटा के फिर इसको यहाँ जोड़ देते हैं। अब एक और यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ये वाला। इंटरसेप्शन ये है कि आसान में अगर ये नाली है आपकी, पाइप है पानी का, और पानी का पाइप फूला है कहीं से, और एक पाइप उसके अंदर घुस गया है, अपने ही उसके अंदर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर घुस जाए, और ये ऑब्स्ट्रक्शन कर देगी और यहाँ ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके लिए सर्जरी की जाती है। अमूमन हम ये करते हैं कि यहाँ हमारा बहुत अच्छा काम करती है प्लम्बोमेट। प्लम्बोमेट इसको बाहर निकाल दे, ओपियम इसको बाहर निकाल दे, और ये ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन भी करेगी, अमूमन बच्चों में भी आ जाती है। तो यहाँ आप इसको हिफ्ज़े मातकदम के तौर के, ताकि कहीं और गड़बड़ ना हो, तो हम कार्सिनोसन की एक डोज देंगे, एक हम एच पेलोरी दे देंगे, और फिर हम प्लम्बोमेट सेफली यूज़ करेंगे, फिर ओपियम हम सेफली यूज़ करेंगे। बात समझ आई ना? ये है, और इसके अंदर अपनी वो नाली जो है ना अंदर यूँ, बाद दफ़ा पाइप ही देखा होगा, उसी पाइप के अंदर घुस जाता है, पोच यूँ बन जाता है। अब एक और यहाँ पॉइंट आ गया है, ये देखा है ना छोटा सा, इसको कहते हैं मैकल डाइवर्सिकुलर। ये बिल्कुल अपेंडिसाइटिस की तरह ग्रोथ है, लेकिन ये हर बंदे में नहीं होती, लेकिन होती है, और ये अपेंडिसाइटिस की तरह इन्फ्लेमेट होके फट भी सकती है और ब्लीड भी कर सकती है। यहाँ भी आपने अपेंडिसाइटिस वाली ही दवाइयाँ यूज़ करनी। ये ग्रोथ होती है, हर बंदे में नहीं होती है, लेकिन होती है। अपेंडिक्स तो हर बंदे में होती है ना, ये किसी किसी में होगी। अब ये तो अपेंडिक्स, ये एक जगह आपको दे गया है। ये क्या है? ये कैंसर बना है क्लोन का, इसको कहते हैं क्लोन कैंसर, ये बन गया है। अब ये भी बड़ी इमरजेंसी हो जाती है जब क्लोन कैंसर गया हो, तो बार बार स्टूल आ जाएगा, ब्लीड कर जाएगा, पेन होगा। तो यहाँ फिर हमारा जो ट्रीटमेंट है थोड़ा और एग्रेसिव हो जाता है। हम क्या करेंगे, यहाँ नक्स की देंगे, कार्सिनोसन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ बहुत अच्छा जो काम करती है वो, अगर कॉन्स्टिपेटेड है तो एलोमेन में सीएम की एक ही डोज देता हूँ, और बहुत मरीजों को इससे फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ अगर बार बार स्टूल की अर्ज आ रही है तो फिर हम इसको कार्सिनोसन बेसिलियम देके हम मर्कसाल का इस्तेमाल करते हैं। तो मर्कसाल, यहाँ हम एक और दवाई का इस्तेमाल करते हैं जो पेन भी होगा, कब्ज़ भी होगी, और ये कोलोन कैंसर होगा, वहाँ आइड्रास्टस बड़ा अच्छा काम करती है। ठीक है जी। अब ये एक और है, यहाँ पे होते हैं ना, ये इसको कहते हैं एंजियो डिस्प्लेसिया। ये गुच्छा बन गया है ग्रोथ का, यहाँ गुच्छा बन जाता है और ये भी ब्लीड करता है। ये चूंकि नॉर्मल ग्रोथ होगी तो यहाँ भी हमने मेजरमेंट वही लेनी है कि एक जब जहाँ कोई ग्रोथ आ जाएगी तो फिर समझें कि कोई नीचे डीएनए में खराबी आ गई है, नीचे कोई डीएनए में खराबी आ गया, डीएनए में खराबी आ गई है, तो फिर आपने
डीएनए को, जैसे आप कार्सिनोसन का अप्रोच लेंगे, आप बेसिलिनम लेंगे, आप मेडोरिनम लेंगे, ठीक है ना। फिर लोकल कंजेशन को दूर करने के लिए इस पे हम इसको हम कॉन्डोरेंगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जितना जीआई ट्रैक है इसके अंदर कॉन्डोरेंगो बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है ग्रोथ पे, जहां ग्रोथ आ जाएगी। अब ये इसके साथ निकलते हैं तो यहाँ आ गया हमारी ये बड़ी आंत, देखा ना ये सारी, अगर ये लाइन आपको नजर आ रही है तो क्या होगा, ये इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ गई, बड़ी आंत के अंदर सोजन आ गई, हाँ जी। ये सारी इन्फ्लेम होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस सेल इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए हमें ये, चूंकि इन्फ्लेमेशन इसको आम हम नहीं समझेंगे, लिहाजा यहाँ हम कार्सिनोसन का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ हम बेसिलिनम का भी इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ हम एच पेलोरी का भी इस्तेमाल करेंगे। और इस इन्फ्लेमेशन को फिर जो मेरे पास क्लिनिकल होता है कि हम यहाँ कोलोसिंथ का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पल्सटीला का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ डायस्कोरिया का इस्तेमाल होता है। पखा क्यों चला देता है भाई, डायस्कोरिया का इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी।